Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of business organization. In today's lecture, we will discuss upon the concept of difference among sole proprietorship, partnership, company and cooperative society. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैं आपसे इन चारों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्ड स्टडी कर चुका हूँ। सोल प्रॉपर्टीशिप क्या होता है, इसके डिफरेंट एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एज ए पार्टनरशिप के रेफरेंस में, कंपनी के रेफरेंस में और कोऑपरेटिव सोसाइटी के रेफरेंस में मैंने आपसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए हैं अब तक। आज के लेक्चर में हम इन चारों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे। तो यहाँ मैंने एक टेबल ड्रॉ करी है और इस टेबल में बेसिस ऑफ डिफरेंस, देन सोल प्रॉपर्टीशिप, देन पार्टनरशिप, देन कंपनी एंड एट द लास्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉलो किया है। तो पहले डिफरेंस के लिए हम बेसिस ऑफ डिफरेंस लेके चलते हैं, दैट इज द फॉर्मेशन। सोल प्रॉपर्टीशिप को अगर फॉर्म करना हो तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो नहीं करना पड़ता है, जैसा कि हमने इसके एडवांटेज में भी डिस्कस किया था कि सोल प्रॉपर्टीशिप के केस में बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास अगर रिसोर्सेज कम क्वांटिटी में अवेलेबल हैं तो उसके बेसिस पर वो सोल प्रॉपर्टीशिप के थ्रू अपने बिजनेस एंटरप्राइज या अपनी फर्म को स्टार्ट कर सकता है और उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल नहीं करना होता है। पार्टनरशिप के केस में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है और इसे बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो नहीं करनी होती हैं। एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉर्म किया गया है। अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म चाहे तो उस पर्टिकुलर एक्ट में खुद को रजिस्टर्ड कर सकती है और ना चाहे तो रजिस्टर्ड किए बिना भी वो अपने पार्टनरशिप फर्म के ऑपरेशंस को रन कर सकती है। इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल नहीं करना होता है। क्लियर? अब बात करते हैं हम कंपनी की। जॉइंट स्टॉक कंपनी के रेफरेंस में कंपनी एक्ट 2013 को फॉलो किया गया है और जितनी भी कंपनीज हैं उन सारी कंपनीज को इस पर्टिकुलर एक्ट में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। कोई भी कंपनी जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है वो कंपनी के बेसिस पर अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू नहीं कर सकती। ये एक पर्टिकुलर रूल बनाया गया है कंपनीज के लिए और कंपनी एक्ट में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए इसे अपने डिफरेंट ऑपरेशंस को रन करना होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज को फॉलो करना होता है। क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है और इसे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में खुद को रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है और इसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, उन सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो करते हुए इसे अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू करने होते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट नंबर सेकंड। द सेकंड पॉइंट इज इन डिफरेंस ऑफ द लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं सोल प्रॉपर्टीशिप के रेफरेंस में। सोल प्रॉपर्टीशिप के रेफरेंस में प्रोप्राइटर और फर्म का कोई भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, दोनों को एक ही माना गया है। यानी कि प्रोप्राइटरशिप फर्म का मतलब प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटर का मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म, दोनों में कोई भी लीगल डिस्टिंक्शन नहीं होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लॉ। क्लियर? सेकेंड वन इज द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में कोई भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म को एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लॉ। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और जो इसकी लीगल एंटिटी है वो इसके मेंबर से सेपरेट होती है। पॉइंट इज क्लियर? इसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो एंटिटी है, लीगल एंटिटी है, वो इसके मेंबर से सेपरेट होती है जैसा कि कंपनी के केस में होती है। ओके? द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज मेंबरशिप।
हम यहाँ मेंबर्स की बात करेंगे। पहले बात करते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप के रेफरेंस में। सोल प्रोप्राइटरशिप इज फॉर्म्ड, फाइनेंस्ड, ओन्ड एंड मैनेज्ड विद अनलिमिटेड फ्रीडम बाय इंडिविजुअल। यानी कि एक सिंगल पर्सन होता है जो सोल प्रोप्राइटरशिप को फॉर्म करने के लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट करता है, जितने भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं उन सारे रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करता है, इसको फॉर्म करता है और इसके ऑपरेशंस को सिंगल बेसिस पर मैनेज करता है। यानी कि मेंबरशिप के केस में केवल सिंगल पर्सन होता है जो इसका ऑनर होता है और कोई भी इसके मेंबर के तौर पर इसकी सोल प्रोप्राइटरशिप को ज्वाइन नहीं करता है। दैट इज क्लियर। यानी कि सिंगल पर्सन इज देयर इन द सोल प्रोप्राइटरशिप। अब बात करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में हम मिनिमम 2 पर्सन्स के बेसिस पर पार्टनरशिप फर्म को एसोसिएट करते हैं। जैसा कि पार्टनरशिप ये भी कहा गया है, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए इसमें? 2, और मैक्सिमम की लिमिट होती है इसके अंदर 50। यानी कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स किसी भी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं अबाउट द कंपनी। कंपनी में हमने 3 टाइप की कंपनीज को स्टडी किया है। एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती है, यानी कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जबकि 1 पर्सन कंपनी या ओपीसी के केस में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही 1 होते हैं। इसी वजह से इसको ओपीसी या 1 पर्सन कंपनी का नाम दिया गया है। अब बात करते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 10 होते हैं, यानी कि 10 से कम में किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। जबकि मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती है, जस्ट लाइक द पब्लिक कंपनी। यहां भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ओके, देन इट इज अबाउट द मेंबरशिप। नेक्स्ट पॉइंट इज द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। यहां मेंबर्स की लायबिलिटी के रेफरेंस में बात करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होता है इसका, या जो सोल प्रोप्राइटर होता है या जो सोल ट्रेडर होता है, उसकी लायबिलिटी क्या है? द लायबिलिटी ऑफ दैट पर्सन इज अनलिमिटेड। यानी कि अगर उसकी फर्म को कोई भी लॉस होता है और उसे कोई भी लोन पे करना होता है या कोई भी उसको डेट पे करने होते हैं, तो उस केस में वो अपनी फर्म की प्रॉपर्टी को सेल करके तो उसको कंप्लीट करेगा ही करेगा, और अगर तब भी वो लोन कंप्लीट नहीं होता है, वो डेट उसका कंप्लीट नहीं होता है, तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी होती है। तो ऐसी लायबिलिटी को हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर। अब बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं, हर किसी की लायबिलिटी क्या होती है? दैट इज अनलिमिटेड। इनकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इनको भी क्या करना पड़ता है? अपने जो इनका फर्म की कैपिटल में कंट्रीब्यूशन है वहां तक की इनकी लायबिलिटी है ही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर उससे भी लोन कंप्लीट नहीं होते हैं या कोई भी डेट कंप्लीट नहीं होता है, तो इन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक सेल करनी पड़ सकती है। तो इनकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। लेकिन कंपनी के केस में नॉर्मल वे में जो भी इसके शेयर होल्डर्स होते हैं या जो भी इसके मेंबर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और ये लिमिटेशन होता है उनकी अनपेड नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स तक। यानी जो शेयर्स परचेज कर रहे हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू में जितनी अमाउंट उन्होंने पे नहीं करी है, उस अमाउंट तक की इनकी लायबिलिटी होती है, उससे ज्यादा की इनकी लायबिलिटी नहीं होती है इन केस ऑफ लॉस। पॉइंट इज क्लियर। और ऐसा ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में इनकी भी लायबिलिटी क्या होती है? इनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है, और ये केवल वहां तक होती है जितनी क्वांटिटी में इन्होंने शेयर्स को परचेज कर रखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वहां तक की इनकी लायबिलिटी होती है, इससे ज्यादा की इनकी भी लायबिलिटी नहीं होती है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज फैसिलिटी ऑफ रेजिंग कैपिटल। पहले हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। अगर कोई सोल प्रोप्राइटर स्मॉल लेवल पर फर्म को एस्टेब्लिश करता है तो आराम से वो कैपिटल को रेज कर सकता है। लेकिन अगर वो इसी सोल प्रोप्राइटरशिप के बेसिस पर लार्ज फर्म को एस्टेब्लिश करना चाहता है तो कैपिटल को रेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिंगल बेसिस पर वो रिसोर्सेज को लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं करा सकता। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द पार्टनरशिप फर्म की। अगर किसी मीडियम स्केल बिजनेस को रन करना है
तो उस मीडियम स्केल बिजनेस को रन करने के लिए पार्टनरशिप फर्म के बेसिस पर बिजनेस यूनिट को फॉलो किया जा सकता है। ये तब तो बेटर ऑप्शन में होता है। लेकिन अगर आपको लार्ज स्केल पर बिजनेस को रन करना है तो उसके लिए आप पार्टनरशिप फर्म के बेसिस पर बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते। उस केस में कैपिटल को रेज करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है, और जो पार्टनर्स हैं वो भी एक लिमिट तक ही कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा लिमिट में अगर कैपिटल को कंट्रीब्यूट करना हो तो उसके लिए पार्टनरशिप एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करूं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर, क्योंकि पब्लिक कंपनी का जो केस होता है उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, तो इसके बेसिस पर अगर आप किसी भी लार्ज स्केल बिजनेस को सेट करना चाहो और उसके लिए आपको अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो आप पब्लिक कंपनी में लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स के हेल्प से उस लार्ज कैपिटल को या ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल को इजी वे में अरेंज कर सकते हो। इसके साथ साथ जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं तो आपको डिफरेंट सोर्सेज ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाते हैं और इसमें आप डिफरेंट सोर्सेज से भी अमाउंट को या कैपिटल को इजी वे में रेज कर सकते हो। ये इसकी खास बात है। और अगर मैं जॉइंट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी अगर हम स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेस को रन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर लार्ज स्केल बिजनेस में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो कैपिटल को रेज करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है जितना कि कंपनी के केस में आसान होता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी मेनली सर्विस मोटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करती हैं, प्रॉफिट मोटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क नहीं करती हैं। तो कंपनी के मुकाबले या कंपनी के कंपैरिजन में अगर लार्ज स्केल के बिजनेस को कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेसिस पर रन किया जाता है तो कैपिटल रेज करना कंपैरेटिवली उतना आसान नहीं होता है। पॉइंट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज इन रिलेशन ऑफ द मैनेजमेंट। पहले बात करते हैं हम सोल प्रॉपर्टीशिप की। सोल प्रॉपर्टीशिप में बिकॉज दिस इज द सिंगल पर्सन हु इज टेकिंग द होल ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग द सोल प्रॉपर्टीशिप, यानी कि बिजनेस के रिलेशन में जो सोल प्रॉपर्टर है या जो सोल ट्रेडर है वो होल सोल पर्सन होता है, यानी कि वही सारे डिसीजंस को फॉलो करता है। तो इस बेसिस पर कोई भी अगर उसे बिजनेस के रिलेशन में डिसीजन लेना हो तो उसको वो क्विकली फॉलो कर सकता है, क्योंकि उसे किसी से एडवाइस नहीं लेनी है, उसे अपने खुद के जजमेंट के बेसिस पर उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को रन करना है। यानी कि यहां पर जो डिसीजन प्रोसेस होती है वो बहुत क्विकली फॉलो की जाती है। दैट इज द केस। अब बात करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में ऑल द एक्टिविटीज आर मैनेज्ड एंड रन बाय ऑल द पार्टनर्स टुगेदर। जितने भी बिजनेस के पार्टनर्स होते हैं वो सब मिलकर पार्टनरशिप के एक्टिविटीज को रन करते हैं, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेना होता है तो इसमें सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी जरूरी होती है। तो सोल प्रॉपर्टीशिप के मुकाबले पार्टनरशिप में डिसीजन को लेने में थोड़ी सी डिले हो जाती है, क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टनर अपने बिहाफ पर किसी भी डिसीजन को फाइनल नहीं कर सकता। इसके लिए उसे हर पार्टनर से कंसल्ट करना होता है और हर पार्टनर की कंसेंट लेनी होती है, तभी जाकर वो इस डिसीजन को फाइनली पास कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं कंपनी की। कंपनी के अंदर ऑनरशिप और मैनेजमेंट दोनों में सेपरेशन होता है, जैसा कि इसका एक फीचर भी होता है सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की वजह से एफिशिएंट मैनेजमेंट को अपॉइंट किया जाता है कंपनी के वर्क को कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए। तो इसका मतलब यहां जो मैनेजमेंट होगा वो एफिशिएंट वे में एक्टिविटीज को रन करेगा, वो ऑनर से बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता है, यानी कि जो उसको बिजनेस के रिलेशन में एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है वो अपने एक्सपर्टाइज नेचर के बेसिस पर परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब कंपनी के रेफरेंस में एफिशिएंट मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फुलफिल किया जाता है। और हम बात करते हैं अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इट इज मैनेज्ड बाय अ मैनेजिंग कमिटी फॉर्म्ड बाय द मेंबर्स, यानी कि जो इसके मेंबर्स होते हैं वो एक मैनेजमेंट कमेटी को फॉर्म करते हैं और उस मैनेजिंग कमेटी के बेसिस पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल और परफॉर्म किया जाता है। तो यहां भी एफिशिएंट वे में ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है बाय दैट पर्टिकुलर मैनेजमेंट कमेटी। ओके, तो ये तो पॉइंट्स हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं इसके, इन पॉइंट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।